Yes, good morning to everyone. Today we are going to start chapter number first in Hindi grammar. This is class 4th. So take out your book of Hindi grammar and turn to the page number 5. On this page number, we are about to start chapter number first, that is भाषा और व्याकरण. तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण. ओके, यस. सबसे पहली आती है बेटा भाषा. क्या आता है? भाषा, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज. क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैंग्वेज. ओके, देखिए यू कैन सी ऑन द स्क्रीन भाषा और व्याकरण. सबसे पहले कहते हैं भाषा क्या होती है. भाषा आज हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कई भाषाएं बोली जाती हैं. और भाषा का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है, वह क्या है? अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना. ओके, यानी मन में उठने वाले भाव या मन के विचार दूसरों तक पहुंचाना, या दूसरों के भाव या दूसरों के विचार हम हमें समझना. ये होता है भाषा का मेन उद्देश्य, भाषा का माध्यम. क्लियर? जैसे अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ये हमारी भाषा हो रही है हिंदी, और इसमें मौखिक भाषा का यूज किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है. ठीक है? तो भाषा का मेन उद्देश्य है कि मन में उठने वाले विचार और भाव वो हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, यानी जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कहलाती है भाषा. ठीक है? ओके. आरुष, व्हाट यू डूइंग? सिट प्रॉपर. यस. तो अब स्टार्ट करते हैं. देखो, सो एवरीवन्स अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन. सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. भाषा द्वारा हम एक दूसरे की बात समझते हैं. प्रारंभ में छोटा बच्चा अपनी बात को केवल रोकर समझता है. धीरे धीरे वह छोटे छोटे शब्द और वाक्य बोलकर अपनी बात समझाता है, और हम सुनकर समझ जाते हैं. थोड़ा बड़ा होकर वह लिखना पढ़ना सीखता है, और अपनी बात को लिखकर समझाता है, और हम पढ़कर समझ जाते हैं. क्या बताएं कि भाषा के द्वारा यही बताया मैंने कि अपने मन के भावों को समझते हैं हम. मैं एक दूसरे के भावों को समझते, तो एक दूसरे की बात को हम समझ जाते हैं. लेकिन जब छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी बात को केवल रो के ही प्रकट करता है. कैसे? क्योंकि वह उसको बोलना नहीं आता उस समय, है ना. तो हर कार्य के लिए वो रोता है. धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसको एक एक शब्द बोलने जाता है, जैसे पापा, मामा, दादा, आ, जा, इस तरह से. तो धीरे धीरे शब्द बोलने लगता है, फिर शब्द से और बड़ा होकर वाक्य बोलता है, फिर बात करने लग जाता है. तो हम सुनकर समझ जाते हैं. भले ही वो बोलना नहीं सीखा हो छोटे बचपन में, बच्चे रूप में, तब भी हम समझ जाते हैं. तब भी उसकी माँ उसको समझ जाती है, उसके पापा उससे समझ जाते कि क्या कहना चाह रहा है. क्योंकि रोएगा तो या तो भूख लगेगी उसको, तभी रोता है ना. कुछ एक एक वर्ड बोलता है, तब भी बच्चा, तब भी समझ जाते हैं पेरेंट्स कि ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है? ओके. तो इस प्रकार जब पढ़ने जाता है, लिखने पढ़ने सीखता है, तब वो लिख कर भी बताता है, बोलकर भी बताता है, पढ़कर भी बताता है. तो उसके भावों की अभिव्यक्ति वो कितने रूपों में कर सकता है. ठीक है? यस. नेक्स्ट. अब देखिए, आइए इसे समझते हैं. आप देख रहे हो इस पिक्चर में, एक छोटे बच्चे को दूध पिला रही है माँ. ये छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो अपने एक एक वर्ड बोल दी. तो उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो उसकी माँ समझ रही है. फिर ये जब बड़े हो गए, तो दो फ्रेंड, दो दोस्त एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर रहे हैं. तो धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जाते हैं, और
अपनी भावों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता जाता है। ठीक है। आपने देखा कि पहले चित्र में बच्चा रो रहा है, जिससे उसकी माँ समझ गई कि वह भूखा है। छोटा बच्चा तो रोता है या तो उसे भूख लगी है या फिर उसके पेट में दर्द है। इस तरीके से अपने भावों की अभिव्यक्ति समझाता है। दूध पिलाते ही बच्चा चुप हो गया। दूसरे चित्र में बच्चा बोलना सीख गया है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है। देखो इस पिक्चर में तो वो बोल रहा है, तो उसको पता चल गया माँ को, और उसने पानी पानी को मम मम कहता है। क्या कहता है? छोटे बच्चे कहते हैं ना, मम मम पीना है, मम मम खाना है, कहते हैं। तो वो भी मम मम किया और कहकर मांगा, तो मम्मा ने पानी ला के दिया और पी लिया। तीसरे चित्र में बच्चे बड़े होकर पूरी तरह से बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। देखो समझा रहे हैं ना, यहाँ पिक्चर में देखो। बोल कर तो अपनी बात को केवल आमने सामने या फोन पर ही की जा सकती है, परंतु कभी कभी अपनी बात लिख कर भी समझाई जाती है। जैसे कक्षा में अध्यापिका बच्चों को लिख कर समझाते हैं ना, है ना। अपनी बात समझाती हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझते हैं। ठीक है। जानते हो बच्चों, बोलने और लिखने के अलावा हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से भी समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, है ना। संकेत, इशारों के माध्यम से। ठीक है। जैसे यहाँ देखो आप, ये ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, ये अपने इशारे कर रहा हाथ से, है ना, ऐसे कर रहा है ना हाथ, इस तरीके से। तो ये अपने हाथों से इशारा कर रहा है स्टॉप का, तो रुकने का। फिर इधर यहाँ देख सकते हो, ये इशारों से समझा रहे, खेल रहे हैं। यहाँ टीचर अध्यापिकाएं जो क्लास में पढ़ी खड़ी हैं और अपने बच्चों को इशारों से समझा रही है। तो ये सांकेतिक भाषा का यूज हो रहा है। कौन सी भाषा का यूज किया जा रहा है? सांकेतिक। संकेतों द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है। तो बोलने और लिखने के अलावा हम कौन सी भाषा यूज कर सकते हैं? अक्सर समझा सकते हैं सांकेतिक भाषा के। ठीक है। नेक्स्ट। बच्चों, इन चित्रों में संकेतों के माध्यम से जो बात प्रकट की जा रही है वो दूसरों के द्वारा समझाई भी जा रही है, परंतु इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। संकेत दूर रहकर नहीं हो सकते क्या? आप कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे, संकेतों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, लेकिन कॉल बात कर सकते फोन के माध्यम से। ठीक है। ऐसे हम दूर बैठे लोगों से संकेतों के द्वारा बात नहीं कही जा सकती, अतः संकेतों के द्वारा बात कहना, सुनना और समझना भाषा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए संकेतों को, सांकेतिक जो भाषा है उसको भाषा नहीं कह सकता। ठीक है। क्योंकि इसमें दूर बैठे लोगों से न तो बात कहना, सुनना और समझा नहीं जा सकता, इसलिए इसको भाषा नहीं कहा। ठीक है। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। यानी अपने जो भी मन के विचार हैं उसे बोलकर, लिखकर जो भी प्रकट करते हैं वो कहलाती है भाषा। और उसी का माध्यम भी क्या है? अपने जो भी विचार हैं, जो मन के भाव हैं, उसको हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? या तो बोलकर या फिर लिखकर, दो माध्यम से। तो ये भाषा अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। ठीक है। तो भाषा के कितने रूप हो गए? दो। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलकर। मौखिक का मतलब होता है बोलकर। ठीक है। और लिखित मतलब लिखकर। ठीक
ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो प्रकार की भाषा हुई। अब पता चल गया होगा आपको, नाम से ही पता चल गया है। देखिए, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज कहते हैं जिसे, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, किसी को हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ना, ये कौन सी भाषा यूज की जा रही है? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा, जैसे भाषण देना और सुनना। ठीक है, अब आता है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र में प्रिंट हो जाए समाचार पत्र और लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो कौन सी भाषा यूज हुई? लिखित भाषा। कौन सी भाषा यूज हुई? लिखित भाषा। ठीक है, अब आता है देखो, भाषाएं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती है, मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषाएं यूज होती है ना। जैसे इंडिया में हिंदी, है ना, होती है। फॉरेन अमेरिका में इंग्लिश। इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं यूज की जाती है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु यहाँ अनेक प्रांत है जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए कुछ देशी और विदेशी भाषाएं जानते हैं। जैसे भारत की वैसे राज्य भाषा है हिंदी, को राज्य भाषा 14 सितंबर को इसको एक्सेप्ट किया था, तो तभी से ये राज्य भाषा हुई है। और यहाँ पर अलग अलग राजभाषा कहे जाते हैं, हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, है ना, आरा समझ में केरल में मलयालम। इस तरह से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग केरला, इस तरह अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम देशी और विदेशी भाषाओं। अब देखिए आपके सामने कुछ देशी भाषाएं और विदेशी भाषाएं, कुछ भारतीय भाषाएं। जैसे पंजाब, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती। ये तो हुई हमारी देशी भाषाएं, यानी कि भारत में बोले जाने वाली कुछ भारतीय भाषाएं, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज। अब है कुछ विदेशी भाषाएं जिससे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे नेपाल, नेपाल में नेपाली, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी। क्लियर? अब आती लिपि, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट, लिखने की कला, लिखने की शैली, वो कहलाती लिपि। ठीक है, लिपि का मतलब लिखने की शैली या लिखने की कला। लिखने की शैली, ठीक है, ये लिखने की क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, हर भाषा को लिखने का अपना अलग एक ढंग होता है। हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित को लिपि कहते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में, आप चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, सभी भाषा का अलग अलग ढंग होता है, अलग लिखने का, है ना। हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह भी यूज किए जाते हैं और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ
बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन, दीक्षा. Yes, sir. Now Burhanuddin, read this. Yes, sir. Read. Okay, sir. Thank you. Hurry up. Read, beta. Okay, Puneet Biswas. Sir, I have doubt. Tell me. Sir, First of all, you read this. पहले ये read करो, फिर आपको डाउट के लिए टाइम दिया जाएगा. Okay, sir. Hurry up. भाषा द्वारा हम एक दूसरे की बात समझते हैं. प्रारंभ में छोटा बच्चा अपनी बात को केवल रोकर समझाता है. केवल रोकर समझाता है. धीरे धीरे वो छोटे छोटे शब्द और वाक्य बोलकर अपनी बात समझाता है और हम सुनकर समझ जाते हैं. थोड़ा बड़ा होकर वह लिखना पढ़ना सीखता है और अपनी बात को लिखकर समझाता है और हम पढ़कर समझ जाते हैं. Okay, stop. Good. Okay, sir. नेहल. Yes, sir. Now read from here. आपने देखा कि. Yes, sir. Read. आपने देखा कि पहले चित्र में बच्चा रो रहा है जिससे उसकी माँ समझ गई है कि वह भूखा है. स्टॉप. ओके बेटा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे, ठीक है, रीडिंग की. ओके सर, थैंक यू. ओके बेटा.